हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है डबल जेपर्डी। और ये मूवी एक बहुत ही अच्छी क्राइम ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है। इसलिए दोस्तों, इस मूवी में आपको एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट और टर्न देखने को मिलेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो कहानी की शुरुआत में हम लिबी पार्सन नाम की लेडी को देखते हैं, जो कि अपने 4 साल के बेटे मैटी को फिशिंग करा रही थी। लिबी वहां पर समुद्र से गुजरती हुई एक खूबसूरत बोट देखती है और वो अपने बेटे को भी वो खूबसूरत बोट दिखाती है। और लिबी मैटी से कहती है, इस बोट का नाम मॉर्निंग स्टार है। जब तुम बड़े हो जाओगे तो मैं भी तुम्हें सेलिंग सिखाऊंगी। मूवी में आगे हमें दिखाया जाता है कि लिबी के हस्बैंड निक पार्सन ने अपने घर में एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखी होती है। उस पार्टी में निक के काफी सारे बिजनेसमैन दोस्त आए थे और निक भी एक काफी बड़ा बिजनेसमैन था। उस पार्टी में एंजेला ग्रीन नाम की लेडी भी आती है, जो कि मैटी का ख्याल रखती थी। और पेशे से एंजेला ग्रीन एक स्कूल टीचर थी। निक अपनी पार्टी में सारे गेस्ट के सामने अनाउंस करता है कि उसने ये पार्टी चैरिटी के लिए रखी है, ताकि वो चैरिटी फंड को रेज करके स्कूल को दे सके। आगे निक स्कूल की हेडमास्टर से भी सबको इंट्रोड्यूस करवाता है और इस स्कूल में एंजेला ग्रीन भी पढ़ाया करती थी। पार्टी के बाद निक और लिबी साथ में बैठे होते, तभी वहाँ पर एंजेला आती है। तब निक कहता है, मुझे तुम्हें एक सरप्राइज देना था, पर उसके लिए तुम्हें आंखें बंद करनी पड़ेगी। लिबी जब अपनी आंखें बंद करके खोलती है तो उसकी आंखों के सामने मॉर्निंग स्टार बोट थी। और निक लिबी से कहता है, इस बोट का मालिक इस बोट को बेचना चाहता था और इसलिए मैंने बोट खरीद ली तुम्हारे लिए। क्यों ना हम दोनों इस बोट पर सेलिंग पर चले। ये सुनकर लिबी कहती है, लेकिन मैटी अकेला कैसे रहेगा। तब वहीं खड़ी एंजेला कहती है, मैं मैटी का ख्याल रख लूंगी, तुम दोनों जाकर एंजॉय करो। आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि निक और लिबी मॉर्निंग स्टार बोट पर सेलिंग के लिए निकल जाते हैं। लिबी बोट को चलाती है और बिल्कुल पैसिफिक ओशन के बीच में जाकर बोट को खड़ा कर देती है। उसके बाद निक और लिबी रात में बोट के अंदर ही इंटीमेट होते हैं। लिबी की आंख लग जाती है और जब लिबी की आंख खुलती है और लिबी देखती है कि उसके हाथों में और कपड़ों में खून लगा हुआ था। लिबी बेड से उठकर ऊपर जाने लगती है तो उसे बोट में हर जगह खून के धब्बे दिखाई देते हैं। ये सब देखकर लिबी डरने लगती है और निक को आवाज देने लगती है, पर उसे निक की कोई आवाज नहीं आती। तब वो बोट के डेक पर जाती है। वहीं लिबी को एक चाकू भी पड़ा हुआ दिखाई देता है। लिबी उस चाकू को उठाकर देखने लगती है और तभी वहाँ पर कोस्ट गार्ड की बोट आ जाती है और वो लिबी को चाकू छोड़कर दूर खड़े रहने को कहती है। अगले दिन सुबह पुलिस पानी में निक की खोजबीन करने लगती है, पर उन्हें कहीं भी निक की बॉडी नहीं मिलती। तब पुलिस आकर लिबी को कहती है, हमें निक कहीं भी नहीं मिला। कल रात पानी में टेम्परेचर -51 डिग्री था और कोई भी इंसान ऐसे पानी में नहीं बच सकता। यह सुनकर लिबी फूट फूट कर रोने लगती है और पुलिस वाला उसे संभालने की कोशिश करता है। इस घटना के बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और लिबी मैटी के साथ अपनी लाइफ फिर से जीने लगी थी। एक दिन लिबी के घर पर पुलिस की गाड़ी आती है और पुलिस की गाड़ी में लिबी का लॉयर बॉबी भी बैठा हुआ था। लॉयर बॉबी आकर लिबी से कहता है, पुलिस ने निक के केस में इन्वेस्टिगेशन करके अपनी रिपोर्ट दी है और उन्होंने निक के मर्डर में तुम्हें अपराधी माना है। तब लिबी कहती है, मैं निक को क्यों मारूंगी, मैं निर्दोष हूँ। पर लिबी की बात कोई नहीं सुनता और पुलिस लिबी को अरेस्ट कर लेती है। आगे लिबी जेल में होती है और बॉबी जेल में आकर लिबी से मिलता है। बॉबी लिबी को बताता है, मैंने तुम्हारी बेल के लिए रिक्वेस्ट की थी, पर जज ने हमारी रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी। तब लिबी बॉबी को समझाने की कोशिश करती है कि उस रात उसके साथ क्या क्या हुआ। लिबी बताती है, हम लोग बोट पर एंजॉय कर रहे थे और मैंने वाइन पी और मेरी नींद लग गई। जब मेरी आंखें खुली तो मुझे पता ही नहीं था कि बोट पर क्या हुआ। मुझे लगा निक डेक पर काम कर रहा होगा, तब वो घायल हो गया होगा और उसके बाद वो गायब हो गया। यह सुनकर बॉबी कहता है, मैं तो तुम्हारी बात मान भी लूंगा, पर कोर्ट इन सब बातों को नहीं मानेगा। मेरे पास एक और बात है करने के लिए। निक और तुमने एक इंश्योरेंस पॉलिसी कराई थी $2 मिलियन की और अब निक के मरने के बाद ये सारा पैसा तुम्हें मिल जाएगा। तो जज इस बात को एक मोटिव की तरह देखने वाला है। आगे जब कोर्ट में केस चलता है तो सरकारी लॉयर लिबी के ऊपर काफी सारे एलिगेशन लगा देती है। सरकारी वकील कोर्ट में कहती है, मॉर्निंग स्टार बोट पर निक और लिबी के अलावा कोई भी मौजूद नहीं था और ना ही वहाँ पर कोई आ जा सकता था। जब कोस्ट गार्ड पुलिस वहाँ पर पहुंची थी तब लिबी के हाथ में चाकू था, जिससे उन्होंने निक का कत्ल किया था। और कोर्ट में बोट की रेडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई जाती है। उसमें निक पुलिस से मदद मांग रहा था। निक रेडियो पर पुलिस से बोल रहा था, मैं मॉर्निंग स्टार बोट में हूँ, व्हिट बे आइलैंड के पास। मुझ पर चाकू से हमला हुआ है, मैं मरने वाला हूँ, प्लीज मुझे कोई आकर बचा लो।
और इसलिए उस रात कोस्ट गार्ड पुलिस तुरंत वहां पर पहुंच जाती है। सरकारी वकील आराम से कोर्ट में ये बात साबित कर देती है कि लिबी ने पैसों के लिए ये सब किया था, उसने अपने पति का कत्ल कर दिया। लिबी के पति की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी, उसकी कंपनी डूब रही थी। ऐसा कर लिबी को अपने पति के साथ साथ उसकी कॉर्पोरेट लायबिलिटी से भी छुटकारा मिल गया। लिबी रो रोकर कोर्ट में अपने आप को बेगुनाह बता रही थी, पर उसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था और जज लिबी को निक के मर्डर में दोषी मानकर उसे जेल भेज देता है। मूवी के अगले सीन में जेल जाने से पहले लिबी की मुलाकात मैटी से कराई जाती है और लिबी और मैटी और एंजल ग्रीन एक साथ एक ही रूम में होते हैं। तब लिबी एंजल से कहती है, मैं चाहती हूँ तुम मैटी को गोद ले लो क्योंकि मैं जेल में रहूंगी और मैं उसकी देखभाल नहीं कर पाऊंगी और मैटी तुम्हें पसंद भी करता है। मुझे निक की मौत के बाद जितने भी इंश्योरेंस के पैसे मिले उन सबको तुम रख लो ताकि तुम मैटी के साथ आराम की जिंदगी बिता सको। एंजल लिबी की इस बात के लिए मना करती है, पर लिबी के फोर्स करने के बाद वो इस बात के लिए हाँ कह देती है। आगे लिबी को जेल भेजा जाता है और जेल में रहकर वो मैटी को ही याद करती रहती थी। उस जेल में लिबी की 2 फीमेल कैदियों के साथ बातचीत होती है, एवलिन और मार्गरेट। वो दोनों लिबी की तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाती है। लिबी किसी भी तरह से जेल में अपना समय काटने की कोशिश कर रही थी और लिबी के लिए जेल में सबसे अच्छा दिन वही होता था जिस दिन उसका बेटा मैटी उससे मिलने आया करता था। लिबी अपने बेटे को देखकर बहुत खुश होती थी और वो पूरे हफ्ते मैटी से मिलने का ही इंतजार किया करती थी। पर एक बार ऐसा होता है कि 1 महीना पूरा बीत चुका था, पर एंजेला मैटी को लिबी से मिलाने जेल में नहीं लेकर आई थी। लिबी मैटी का इंतजार करते करते काफी परेशान रहने लगी थी और वो जेल से एंजेला से बात करने की कोशिश भी करती है, पर फोन पर भी उसकी बात एंजेला से नहीं हो पा रही थी। एक रात लिबी मैटी को याद करते हुए बिस्तर पर रो रही थी और एवलिन भी लिबी के रोने की आवाज को सुन लेती है। अगले दिन एवलिन और मार्गरेट लिबी से मिलते हैं और वो लिबी से कहते हैं, अगर तुम अपने बेटे से कांटेक्ट नहीं कर पा रही हो तो तुम कोशिश करो और कोई रास्ता ढूंढो, रोने से कुछ नहीं होने वाला। सोचो तुम उस लेडी का पता कैसे लगा सकती हो। लिबी अपना थोड़ा दिमाग चलाती है और उसके बाद वो जेल के पब्लिक फोन से एंजेला के पुराने स्कूल जहाँ पर वो पढ़ाया करती थी वहाँ पर एंजेला ग्रीन बन के कॉल करती है और लिबी स्कूल में काम करने वाली एक लेडी से कहती है, मैं एंजेला ग्रीन बोल रही हूँ, सुनो मुझे कई समय से मेरा सेवरेंस चेक नहीं मिल पाया है, क्या तुम मुझे चेक करके बता सकती हो कि मेरा चेक किस करंट एड्रेस पर भेजा जा रहा है और मुझे उस जगह का फोन नंबर भी दो प्लीज। तब लिबी से बात करने वाली लड़की लिबी को एंजेला का करंट एड्रेस बताती है और वो उसे उसका फोन नंबर भी देती है। उस लड़की ने लिबी को जो एड्रेस बताया था वो एड्रेस सैन फ्रांसिस्को का था। आगे लिबी एंजेला के फोन नंबर पर कॉल करती है और दूसरी तरफ से फोन एंजेला ही अटेंड करती है। लिबी एंजेला की आवाज को पहचान गई थी और लिबी एंजेला से कहती है, एंजेला तुम ऐसे गायब क्यों हो गई और तुम मैटी को मिलवाने मुझसे क्यों नहीं लाई। तब एंजेला कहती है, मैं मैटी को तुमसे मिलवाने लाई थी पर मैं नहीं मिलवा पाई। तब लिबी कहती है, झूठ मत बोलो, तुम सैन फ्रांसिस्को में हो और तुम वहां पर क्या कर रही हो, अभी मेरी बात मैटी से करवाओ। तब एंजेला लिबी की बात मैटी से करवाती है और मैटी की आवाज सुनकर लिबी की जान में जान आती है। लिबी मैटी से बात कर ही रही थी तभी दरवाजा खुलता है और दरवाजे से अंदर निक एंटर होता है। निक को देखते से ही मैटी डैडी करके आवाज लगाता है और उसी वक्त एंजेला मैटी से रिसीवर ले लेती है। एंजेला निक को इशारा करती है कि फोन पर लिबी है और ये सुनकर निक फोन के करीब आकर फोन को तोड़ देता है। लिबी भी समझ नहीं पा रही थी कि मैटी ने डैडी किसको बुलाया था और फोन अचानक कैसे कट गया। लिबी फिर से फोन करने का ट्राई करती है पर उस नंबर पर अब फोन नहीं लग रहा था। लिबी समझ जाती है कुछ तो गड़बड़ है, जरूर उसे फंसाया गया है। एक दिन लिबी जेल में खाना बना रही होती है तभी उसके पास मार्गरेट आती है और मार्गरेट कहती है, तुम कितनी भी कोशिश कर लो तुम्हारा केस वापस रीओपन नहीं होगा और कोई तुम्हारी बात पर यकीन भी नहीं करने वाला कि तुम बेगुनाह हो। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देती हूँ कि जेल में तुम अपनी सजा काटो और उसके बाद तुम्हारे लिए सारे रास्ते खुल जाएंगे। तब मार्गरेट लिबी से कहती है, तुम हो कौन मुझे ऐसी सलाह देने वाली, क्या तुम कोई लॉयर हो। मार्गरेट कहती है, हाँ किसी समय मैं लॉयर हुआ करती थी इस जेल में आने से पहले। अब मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सलाह देने वाली हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। हमारे संविधान में कानून है जिसे डबल जेपर्डी कहा जाता है और इस कानून में कहा गया है कि किसी भी इंसान को एक क्राइम की सजा 2 बार नहीं मिल सकती। तुम अपने पति के मर्डर केस की सजा काटकर जेल से बाहर निकलोगी और उसके बाद तुम चाहो तो अपने पति को ढूंढ सकती हो और बीच बाजार में उसके सर पर गोली भी मार सकती हो और उसके बाद कानून भी एक ही क्राइम की सजा तुम्हें 2 बार नहीं दे सकता और यही तुम्हारा बदला होगा।
लिबी को ये सुनकर थोड़ा बहुत अच्छा लगता है कि वो निक से बदला भी ले सकती है उसे मारकर। लिबी उसके बाद जेल में रहकर खूब मेहनत करने लगती है और अपने आप को लड़ाई के लिए स्ट्रांग भी करने लगती है ताकि एक दिन लिबी जेल से निकलकर अपने हस्बैंड से बदला ले सके। अब लिबी को जेल में रहते हुए 6 साल का समय बीत चुका था और इस बीच लिबी अपने आप को काफी स्ट्रांग बना चुकी थी। लिबी के अच्छे बर्ताव के बिहाव पर जल्दी रिहाई के लिए लिबी की पैरोल पैनल के सामने अपील होने वाली होती है ताकि पैनल लिबी के व्यवहार को देखकर डिसाइड कर सके कि उसे पैरोल दी जानी चाहिए या नहीं। अपील से पहले मार्गरेट, जो खुद एक लॉयर थी, वो लिबी की मदद करती है। मार्गरेट लिबी को समझाती है कि उसे पैरोल पैनल के सवालों के जवाब किस प्रकार से देने हैं। आगे लिबी पैरोल पैनल के सामने वैसा ही बोलती है और बर्ताव करती है जैसा उसे मार्गरेट ने बताया था और पैनल लिबी के बर्ताव को देखकर उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। 6 साल की सजा काटने के बाद फाइनली लिबी जेल से बाहर आती है। जेल से बाहर आने के बाद लिबी पैरोल हाउस जाती है जहां पर उसी के जैसे कन्विक्ट को पैरोल हाउस में छोड़ा जाता है और जेल से छूटने के बाद 3 साल तक कैदियों को पैरोल हाउस में ही रहना पड़ता था। उस पैरोल हाउस का एक पैरोल ऑफिसर भी था, ट्रेविस लेमन नाम का, जो कि बहुत ही खड़ूस था। लिबी जाकर ट्रेविस से मिलती है और ट्रेविस लिबी का सारा सामान चेक करने लगता है और वो लिबी को उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर देकर वार्न करता है, यहाँ पर तुम कोई भी लफड़ा नहीं करोगी, ना ही तुम बॉयफ्रेंड रखोगी और ना ही तुम ड्रग्स लोगी और तुम कहीं भी रहो पर रात 8:30 बजे से पहले तुम्हें पैरोल हाउस में एंटर होना पड़ेगा और अगर तुम पैरोल हाउस में आने में लेट होने वाली हो तो हमें पहले ही इन्फॉर्म करोगी और अगर तुमसे कोई भी गलती होती है तो तुम्हारी पैरोल कैंसिल करवा दी जाएगी और तुम्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। तब ट्रेविस लिबी के बैग में उसके बेटे मैटी का फोटो देखता है और ट्रेविस उस फोटो को देखकर समझ जाता है कि लिबी बाहर निकलकर अपने बेटे को ढूंढने की कोशिश जरूर करेगी। आगे मूवी में पैरोल हाउस में ट्रेविस लड़कियों से काफी स्ट्रिक्ट बर्ताव करता था। वो एक लड़की की पैरोल खत्म कर देता है क्योंकि वो लड़की प्रोस्टिट्यूट का काम करने लगी थी और ट्रेविस पुलिस को बुलाकर उसे वापस जेल भेज देता है। लिबी भी ट्रेविस को देखती है और वो ट्रेविस से कहती है तुम्हें उसे सेकंड चांस देना चाहिए था सुधरने के लिए। तब ट्रेविस कहता है तुम भी एक बात याद रख लो, किसी को यहाँ पर सेकंड चांस नहीं मिलने वाला, ये लास्ट चांस हाउस है। तब लिबी पैरोल हाउस में रहने वाली महिलाओं से पूछती है ये आदमी इतना सनकी क्यों है। तब उन्हीं में से एक लड़की कहती है ये कार चला रहा था और उस कार दुर्घटना में इसने अपनी बेटी और अपनी वाइफ को खो दिया। दुर्घटना के बाद इसकी पत्नी का कई सालों तक इलाज चलते रहा और वो मारी गई और उसके बाद इसकी बेटी भी इसे छोड़कर चली गई। इसने अपनी बेटी को सालों से नहीं देखा है। अगले दिन लिबी उस स्कूल में जाती है जहां पर निक ने चैरिटी की थी। लिबी स्कूल के हेडमास्टर से बात करती है और वो उन्हें कहती है आप मुझे एंजेला का एड्रेस दे दीजिए ताकि मैं अपने बेटे से मिल पाऊं। तब हेडमास्टर लिबी को एड्रेस देने से साफ साफ मना कर देती है। मजबूरन लिबी को रात में स्कूल में आना पड़ता है और वो स्कूल का शीशा तोड़कर स्कूल में एंटर हो जाती है। ऑफिस में जाकर लिबी स्टाफ की फाइल्स में से एंजेला ग्रीन की फाइल ढूंढने लगती है। तभी स्कूल के बाहर पुलिस की गाड़ियां भी आ जाती है और 2 पुलिस वाले स्कूल के आसपास चेक करने लगते हैं। ग्लास डोर टूटने की वजह से सिक्योरिटी अलार्म बजा था और पुलिस के पास इंफॉर्मेशन चली गई थी। लिबी को फाइलों में से एंजेला ग्रीन की फाइल मिल जाती है और वो उसमें से उसका सोशल सिक्योरिटी नंबर निकाल लेती है। तभी ऑफिस में पुलिस वाले पहुंच गए थे और उन्हें देखकर लिबी वहां से भागने लगती है। पुलिस वाले भी लिबी का पीछा करने लगते हैं और लिबी किसी तरह से वहां से बच के निकलने की कोशिश कर रही थी। इस बीच पुलिस की गाड़ी भी पलट जाती है लेकिन फाइनली पुलिस वाले लिबी को किसी तरह से पकड़ लेते हैं और पुलिस द्वारा लिबी को पकड़ने की इंफॉर्मेशन उसके पैरोल ऑफिसर ट्रेविस को दी जाती है। आगे लिबी लॉकअप में थी तभी उससे मिलने ट्रेविस आता है और ट्रेविस लिबी को अपने साथ ले जाने लगता है वापस पैरोल हाउस में। तब ट्रेविस एंजेला ग्रीन का वो सिक्योरिटी नंबर देखता है जो लिबी ने स्कूल से चुराने की कोशिश की थी और ट्रेविस लिबी से कहता है एंजेला क्या इसी के पास तुम्हारा बेटा है और क्या तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम्हारा पति जिंदा है। मैं तुम्हारे इन सब बकवास को नहीं मानता और तुम्हें अपना बेटा ढूंढना ही था तो तुम 3 साल वेट कर लेती। और ट्रेविस अपनी गाड़ी को फेरी में लगाकर लिबी से कहता है मैं ऊपर जा रहा हूँ ड्रिंक करने और तुम यहीं कार में रहोगी। और ऐसा कहकर ट्रेविस लिबी को हथकड़ी लगाकर चला जाता है। ट्रेविस ऊपर जाकर ड्रिंक करने लगता है तभी लिबी देखती है कि गाड़ी में अभी भी चाबी लगी हुई थी। लिबी की हथकड़ी गाड़ी के हैंडल से लगी हुई थी। तभी लिबी को गाड़ी के पास में एक पाइप दिखाई देता है। तब लिबी गाड़ी को स्टार्ट करती है और जिस हैंडल से उसकी हथकड़ी बंधी हुई थी गाड़ी को आगे पीछे कर उस पर टक्कर मारने लगती है ताकि वो हथकड़ी से आजाद हो सके। इसी दौरान एक गाड़ी फेरी से नीचे गिर जाती है। ट्रेविस भी ऊपर ड्रिंक कर रहा था और वो लिबी को हथकड़ी निकालने की कोशिश करते हुए देख लेता है। तब ट्रेविस भागकर अपनी कार के पास जाने लगता है। ट्रेविस नीचे आता है तो लिबी भी ट्रेविस को देख लेती है और वो उस कार को फेरी से नीचे कुदाने लगती है। तब तक ट्रेविस भी कार में आकर बैठ जाता है और लिबी और ट्रेविस दोनों कार के साथ पानी में जा गिरते हैं।
कार पानी में डूब रही थी और ट्रेविस लिबी की हथकड़ी खोलने लगता है। जैसे ही हथकड़ी खुलती है, लिबी कार में रखी ट्रेविस की गन को उठा लेती है और वो ऊपर आने लगती है। ट्रेविस भी ऊपर आकर लिबी को पकड़ लेता है और उसे फेरी में अपने साथ ले जाने लगता है। पर तभी लिबी अपने हाथ वाली गन से ट्रेविस पर हमला करती है और वो ट्रेविस से अपने आप को छुड़ाकर तैर के वहां से निकल जाती है। ट्रेविस घायल हो चुका था तो फेरी के गार्ड उसे ऊपर ले आते हैं। दूसरी तरफ लिबी नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचकर वहां से भाग जाती है। आगे ट्रेविस हॉस्पिटल में अपना इलाज करवा रहा था, तभी ट्रेविस का बॉस उसे कहता है, तुम्हारी हरकतों की इंक्वायरी होगी, क्योंकि जिस वक्त वो लड़की भाग रही थी उस वक्त तुम ऊपर बैठकर नशा कर रहे थे और वो लड़की तुम्हारी गन भी लेकर भाग गई, इसलिए अब तुम्हारी नौकरी खतरे में है और तुम्हें अपनी नौकरी बचाने के लिए किसी भी हाल में उस लड़की को खोजना होगा। दूसरी तरफ लिबी ट्रक से लिफ्ट लेकर अपनी माँ के घर पहुंचती है और अपनी माँ से मिलती है। लिबी की मॉम लिबी को मैटी को ढूंढने के लिए अपने पास बचाया हुआ कुछ पैसा देती है। आगे लिबी अपने मॉम का ही ट्रक लेकर एक गाड़ी के शोरूम में जाती है और लिबी एक गाड़ी को पसंद करके वहाँ काम करने वाले एक आदमी से कहती है, मैं ये गाड़ी लेना चाहती हूँ पर मुझे मेरा क्रेडिट स्कोर नहीं पता है। तब वो आदमी कहता है, आप अपना सोशल सिक्योरिटी नंबर हमें दे दीजिए, हम आपके क्रेडिट स्कोर का पता लगा लेंगे। आगे लिबी अपनी जगह एंजेला ग्रीन का सोशल सिक्योरिटी नंबर उस आदमी को देती है जो उसने स्कूल से चुराया था। शोरूम में काम करने वाला आदमी क्रेडिट स्कोर चेक करके लिबी से कहता है, आपका एड्रेस 20 एवरग्रीन कोलोराडो है, पर आपने आपका नाम एंजेला ग्रीन बताया था, पर इसमें तो आपका नाम एंजेला राइडर बता रहा है। लिबी एंजेला ग्रीन के एड्रेस को सुनकर वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ ट्रेविस भी एक लड़की के पास जाता है और उसे एंजेला ग्रीन का सोशल सिक्योरिटी नंबर देकर उससे एंजेला ग्रीन की सारी इंफॉर्मेशन मांगता है। लिबी अपनी मॉम का ट्रक लेकर एंजेला ग्रीन के उस एड्रेस पर पहुंच जाती है। लिबी उस घर का दरवाजा खटखटाती है, तभी एक लड़का दरवाजा ओपन करता है और उस लड़के को देखकर लिबी को लगता है कि शायद ये मेरा बेटा मेटी हो सकता है। तभी वहाँ एक लेडी आती है और लिबी उस लेडी से कहती है, मैं यहाँ पर एंजेला राइडर से मिलने आई हूँ। तब वो लेडी कहती है, हमें यहाँ पर आए हुए कुछ ही समय बीता है, आपको पड़ोस में रहने वाली उस ओल्ड लेडी से पूछना चाहिए, वो पिछले 40 सालों से यहीं पर रहती है। तब लिबी उस ओल्ड लेडी से जाकर एंजेला राइडर के बारे में पूछताछ करती है। तब वो ओल्ड लेडी कहती है, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि एंजेला राइडर की 2-3 साल पहले ही मौत हो गई है। किचन में गैस लीक हुई थी और जोरदार ब्लास्ट में वो मारी गई। तब लिबी पूछती है, और उसके साथ रहने वाले उस लड़के मैटी का क्या हुआ? तब वो ओल्ड लेडी कहती है, वो लड़का बिल्कुल ठीक था। एंजेला का पति साइमन भी काफी दुखी रहने लगा था और उसका भी रो रोकर बुरा हाल हो चुका था। यह सुनकर लिबी समझ जाती है कि निक ने अपना नाम चेंज करके साइमन रख लिया था। आगे लिबी लाइब्रेरी में जाकर एंजेला राइडर की डेथ की न्यूज वाली पेपर कटिंग को निकालती है और बाहर आकर उस न्यूज पेपर कटिंग को पढ़ने लगती है। तभी लिबी उस पेपर कटिंग में एंजेला की फोटो के पीछे एक पेंटिंग देखती है और लिबी को याद आता है कि उसका पति निक पेंटिंग का काफी शौकीन था। दूसरी तरफ ट्रेविस भी एंजेला राइडर के उस एड्रेस तक पहुंच जाता है और वो भी उस बूढ़ी लेडी से एंजेला राइडर के बारे में पूछताछ करने लगता है। तब वो बूढ़ी लेडी ट्रेविस को बताती है कि तुमसे पहले एक लड़की भी एंजेला राइडर के बारे में पूछताछ करने आई थी और वो एक हरा ट्रक लेकर आई थी। आगे लिबी एक आर्ट गैलरी में जाकर वहाँ के क्यूरेटर से कहती है, मुझे कैंडिस्की की पेंटिंग खरीदनी है। कैंडिस्की नाम के आर्टिस्ट की पेंटिंग निक को काफी पसंद थी। तब वो क्यूरेटर आर्ट गैलरी की साइड से कैंडिस्की की पेंटिंग को ढूंढने लगता है और फाइनली लिबी को वो पेंटिंग दिख जाती है जो एंजेला ग्रीन की फोटो के पीछे लगी हुई थी। तब वो क्यूरेटर कहता है, लेकिन ये पेंटिंग तो बिक चुकी है। तब लिबी कहती है, क्या आप पता कर सकते हो कि ये पेंटिंग किस आर्ट गैलरी ने बेची थी? तभी डोरबेल बजती है, उस क्यूरेटर से कोई मिलने आया था। दूसरी तरफ ट्रेविस भी शहर में घूम रहा था और उसे गैलरी के बाहर एक हरा ट्रक खड़ा हुआ दिखाई देता है। तब ट्रेविस उस आर्ट गैलरी में जाकर डोरबेल बजाता है। वो क्यूरेटर भी लिबी के लिए जानकारी निकाल रहा था और डोरबेल की आवाज सुनकर वो बाहर मिलने चला जाता है। तब लिबी खुद ही कंप्यूटर से जानकारी निकालने लगती है। वो पेंटिंग किसी जोनाथन नाम के आदमी ने खरीदी थी और लिबी को उसका एड्रेस भी पता चल जाता है। तभी लिबी को वहां से ट्रेविस की आवाज आ जाती है और आवाज को सुनते ही लिबी पीछे के दरवाजे से बाहर निकल जाती है। ट्रेविस क्यूरेटर के साथ अंदर आता है जब तक लिबी वहां से निकल चुकी थी। बाहर आकर लिबी देखती है कि उसके ट्रक के पीछे ट्रेविस की गाड़ी खड़ी हुई थी। तब लिबी अपने ट्रक को स्टार्ट करके ट्रेविस की गाड़ी को जोरदार टक्कर मार के वहां से ट्रक लेकर निकल जाती है। तब ट्रेविस उस क्यूरेटर से पूछता है, ये लेडी यहाँ पर क्या पता करने आई थी? आगे मूवी में हमें दिखाया जाता है कि लिबी फ्लाइट लेकर न्यू ऑरलेंस लुसियाना पहुंच जाती है। वहां पहुंचकर वो जोनाथन नाम के आदमी के एड्रेस पर पहुंचती है तो वो देखती है कि उस एड्रेस पर एक होटल था। तब लिबी होटल के रिसेप्शन पर जाकर कहती है, मुझे मिस्टर जोनाथन से मिलना है। तब रिसेप्शनिस्ट कहती है, मिस्टर जोनाथन अभी यहाँ पर नहीं है, वो शाम की पार्टी में आएंगे।
दूसरी तरफ ट्रेविस भी लोकल पुलिस स्टेशन पहुंच गया था और वहां के ऑफिसर से वो हेल्प मांगता है लीबी को पकड़ने के लिए। आगे रात हो जाती है और लीबी भी वो पार्टी अटेंड करती है जिसमें मिस्टर जोनाथन आने वाला था। पार्टी में सभी एंजॉय कर रहे थे, तभी एक आदमी पार्टी में अनाउंस करता है मिस्टर जोनाथन आज रात की अपनी डेट सेल करना चाहते हैं चैरिटी के लिए। जो भी लेडी मिस्टर जोनाथन के साथ डेट करना चाहती है वो बिड लगाना शुरू करे। तब फाइनली मिस्टर जोनाथन नाम का वो आदमी स्टेज पर आता है और लीबी उसे पहचान जाती है। वो आदमी लीबी का हस्बैंड निकी था जिसने अपना नाम अब चेंज कर लिया था। तभी पार्टी में आई महिलाएं बिड लगाने लगती है जोनाथन के साथ डेट करने के लिए। लीबी भी बिड लगाती है और $10,000 के साथ लीबी ये बिड जीत जाती है। बिड जीतने के बाद जब लीबी निक के सामने आती है तो निक के होश उड़ जाते हैं और निक लीबी को समझाने की कोशिश करता है मैंने जो कुछ भी किया वो सब मैंने इसलिए किया था क्योंकि मैं कर्ज में डूबा हुआ था और मुझे नहीं पता था कि वो लोग तुम्हें जेल में डाल देंगे। ये बात सही है कि एंजेला के साथ मेरा अफेयर चला करता था पर मैं हमेशा तुम्हें ही मिस किया करता था। लिबी कहती है और इसलिए तुमने एंजेला को भी मार दिया। निक कहता है मैंने एंजेला को नहीं मारा, वो एक एक्सीडेंट में मारी गई। तब लिबी निक की किसी भी बात पर यकीन नहीं कर रही थी और वो निक से कहती है तुम मुझे मेरा बेटा वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं तुम्हें कल सुबह कॉल करूंगी, मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए। लिबी वहां से जाने लगती है। तब लिबी देखती है कि उस पार्टी में ट्रेविस भी आ चुका था। तब लिबी चुपचाप छुपकर वहां से निकल जाती है। आगे ट्रेविस जोनाथन से मिलता है और वो उसे लिबी का फोटो दिखाते हुए कहता है इस लेडी को लगता है कि आप इसके पति हो जिसे इसने ही मारा था और वो अब आपको मारना चाहती है और उसके पास मेरी गन भी है। तब जोनाथन लिबी को पहचानने से मना कर देता है और वो कहता है मैं इस औरत को नहीं पहचानता, मैं अपनी सिक्योरिटी टीम से बोल दूंगा कि वो मेरी सिक्योरिटी बढ़ा दे। आगे लिबी एक बार में जाकर डिनर करने लगती है। तभी बारटेंडर आकर लिबी से कहता है पुलिस वाले चारों तरफ तुम्हारी फोटो सर्कुलेट कर रहे, वो लोग तुम्हें जगह जगह ढूंढ रहे और वो देखो वो लोग बार में भी आ रहे तुम्हें ढूंढने। तुम मेरा छाता लो और यहाँ से जल्दी चुपचाप निकल जाओ। लिबी छाता ओपन करती है और भीड़ से निकल जाती है। तभी वो देखती है कि वहां पर भीड़ में पुलिस और ट्रेविस भी मौजूद था जो उसकी खोजबीन कर रहे थे। ये देखकर लिबी चुपचाप भीड़ में शामिल होकर वहां से भाग जाती है। अगली सुबह ट्रेविस जोनाथन के होटल रूम में जाकर उससे मिलता है और वो उसे बताता है लिबी को कल रात में फिर से देखा गया, वो शायद आप ही को ढूंढ रही थी। क्या सच में उसने आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं की? जोनाथन कहता है नहीं, मुझसे किसी भी लेडी ने अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। मैं नहीं जानता कि वो लेडी मेरे पीछे क्यों पड़ी है। ट्रेविस को जोनाथन की बातों पर यकीन नहीं होता पर फिर भी वो वहां से जाने लगता है। उसी वक्त जोनाथन को फोन आता है और ये फोन लिबी का ही था। ट्रेविस वहां से निकल जाता है और जोनाथन लिबी से बात करता है। लिबी निक से कहती है तुम मैटी को लेकर आज शाम 4 बजे तक यहाँ के कब्रिस्तान में आ जाओ। आगे लिबी कब्रिस्तान में पहुंचती है तो वहां पर निक उसे अकेला ही मिलता है। तब लिबी निक से पूछती है मैटी कहाँ पर है? निक कहता है वो कब्रिस्तान में है और कब्रिस्तान में जाकर निक एक लड़के की तरफ इशारा करके कहता है वो रहा मैटी। वहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ था जो मैटी की उम्र का लग रहा था। लिबी उस लड़के के पास जाने लगती है तो वो लड़का वहां से चला जाता है। तब लिबी उस लड़के को कब्रिस्तान में ढूंढने लगती है तो वो लड़का कब्रिस्तान में लिबी से दूर दूर जा रहा था। वो लिबी को इधर उधर घुमा रहा था। बहुत ढूंढने के बाद फाइनली वो लड़का लिबी को मिल जाता है। वो एक कब्र के बाहर बैठा हुआ था और जैसे ही लिबी उस लड़के के पास जाती है तो वो लड़का उठकर वहां से भाग जाता है और उसी वक्त निक लिबी के पीछे आकर दीवार में उसका सर मारता है जिसके कारण लिबी अब बेहोश हो चुकी थी। निक लिबी को उसी कब्र के छोटे से रूम में ले जाता है जहां अंदर कॉफिन भी पड़ा हुआ था। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ट्रेविस जोनाथन नाम के आदमी की हिस्ट्री सर्च करता है। तब उसे पता चलता है कि 3 साल पहले कोई जोनाथन नाम का आदमी मौजूद ही नहीं था। आगे ट्रेविस अपनी सेक्रेटरी को कॉल करके कहता है मुझे निक पार्सन नाम के आदमी की वॉशिंगटन स्टेट ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो भेजो जल्दी। आगे लिबी की आंख खुलती है तो वो देखती है कि वो एक ताबूत में बंद थी। लिबी बहुत कोशिश करती है उस ताबूत को खोलने की पर वो ताबूत नहीं खुल रहा था। तभी लिबी को दिखाई देता है कि उसके साथ उस ताबूत में एक लाश भी पड़ी हुई थी। ये देखकर लिबी और ज्यादा घबराने लगती है और उसे लगने लगता है कि अब वो मारी जाएगी। पर तभी लिबी को याद आता है कि उसकी जेब में एक गन थी। लिबी अपनी पॉकेट में चेक करती है तो उसके अंदर से गन निकलती है। तब लिबी ताबूत के कब्जों को ढूंढकर उन पर गोली चलाती है और ताबूत के कब्जे टूटने के कारण ताबूत भी खुल जाता है और लिबी उस रूम में लगे शीशे को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में ट्रेविस के पास निक के ड्राइविंग लाइसेंस की फोटो आती है पर वो फोटो निकोलस पार्सन नाम के आदमी की थी और वो जोनाथन जैसा नहीं दिखाई दे रहा था। आगे ट्रेविस टैक्सी में बैठकर वहां से जाने लगता है। तभी उसे सड़क पर लिबी नजर आती है और लिबी जोनाथन के होटल की तरफ ही जा रही थी।
तब ट्रेविस भी टैक्सी से उतरकर लिबी को होटल रूम में जाने से पहले ही रोक लेता है। लिबी बुरी तरह से टूट चुकी थी और वो ट्रेविस के सामने फूट फूट कर रोने लगती है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जोनाथन अपने होटल रूम में आता है और वो देखता है कि उसके रूम में ट्रेविस पहले से ही बैठा हुआ था। तब जोनाथन ट्रेविस को ऊपर अपने ऑफिस में ले जाता है। ऊपर जाकर ट्रेविस जोनाथन को बताता है, मैंने तुम्हारे बारे में थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन की थी और मैंने वॉशिंगटन ड्राइविंग डिपार्टमेंट से निकोलस पार्सन की फोटो भी निकलाई, पर वो फोटो किसी और की निकली। लेकिन बाद में मैंने सोचा निकोलस पार्सन नाम का इंसान एक ही तो नहीं होगा। इस नाम के वॉशिंगटन स्टेट में लाइसेंस 6 नाम को जारी हुए थे। फिर मैंने उन सभी 6 इंसानों की फोटो निकलवाई और उसमें से तीसरे नंबर वाला निकोलस पार्सन तुम ही थे। ट्रेविस जोनाथन को निक पार्सन की फोटो दिखाता है और जोनाथन समझ जाता है कि ट्रेविस को उसके बारे में सब कुछ सच पता चल चुका है। तब निक ट्रेविस से कहता है, बताओ तुम मुझसे क्या चाहते हो। तब ट्रेविस कहता है, मुझे $1 मिलियन चाहिए तुम्हारी सच्चाई दुनिया से छुपाने के लिए। निक पहले ट्रेविस से कहता है, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। तब ट्रेविस निक को पुलिस को कॉल करने की धमकी देता है। तब निक कहता है, अभी मेरे पास $1 लाख ही है मेरे लॉकर में, मैं वो तुम्हें अभी दे दूंगा और बाकी पैसों का इंतजाम मैं कल कर दूंगा। तब ट्रेविस कहता है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है लिबी पार्सन, वो आगे कोई दिक्कत खड़ी ना कर दे। तब निक कहता है, तुम लिबी की चिंता मत करो, वो अब गायब हो चुकी है। तुम ये समझ लो कि जमीन में दफन हो चुकी है और वो कभी बाहर नहीं आने वाली। तभी दरवाजा खुलता है और रूम के अंदर लिबी आती है और लिबी को देखकर निक शॉक रह जाता है कि ये आखिरकार जिंदा कैसे बच गई। लिबी ने निक पर गन अड़ा रखी थी। तब निक लिबी से कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकती हो लिबी, नहीं तो ये लोग तुम्हें फिर से जेल में डाल देंगे। तब लिबी कहती है, मुझे अब कुछ नहीं होने वाला क्योंकि मैंने जेल में डबल जेपर्डी कानून के बारे में सुना है। अब मैं तुम्हें हजारों लोगों के बीच में भी मार सकती हूँ और कोई मुझे टच भी नहीं कर सकता क्योंकि कानून मुझे एक ही क्राइम की सजा 2 बार नहीं दे सकता। आगे लिबी निक से पूछती है, मेरा बेटा कहाँ पर है। तब निक कहता है, वो सेंट एल्बन स्कूल में है, जॉर्जिया में। तब लिबी निक पर गोली चलाती है और वो गोली निक के कान के पास से निकलते हुए पीछे पेंटिंग में जा लगती है। तब लिबी हंसने लगती है और वो कहती है, मुझे इतना मजा पिछले 6 साल में आज तक नहीं आया। मुझे मेरे बेटे का पता मिल गया है और कहानी में एक ट्विस्ट है, मैं तुम्हें नहीं मारने वाली। जितना जेल में मैं तड़पी हूँ उतना ही तुम तड़पोगे। तब ट्रेविस कहता है, हाँ ये सच बोल रही है। और ट्रेविस अपने पास से रिकॉर्डर निकालकर निक को निक की आवाज सुनाता है जिसमें उसने कबूल किया था कि उसने लिबी को मार के दफना दिया है। आगे ट्रेविस कहता है, अब तुम पर लिबी का मर्डर केस चलेगा। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग से साबित हो जाएगा कि तुमने ही लिबी को मारकर दफनाया है और हम लिबी का डीएनए तुम्हारी गाड़ी में ही छोड़ देंगे और तुम्हें फंसा देंगे। तब लिबी कहती है, अब मैं जा रही हूँ मेरे बेटे से मिलने। तभी निक टेबल के नीचे से गन निकालकर ट्रेविस पर फायर करता है। ट्रेविस घायल हो गया था और लिबी सोफे के पीछे छिप जाती है। तब निक लिबी के पास जाता है और उस पर फायर करने वाला होता है, पर उसी वक्त ट्रेविस उठकर निक को धक्का देता है और उन दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। निक ट्रेविस से गन लेकर उसे मारने वाला होता है और तभी गोली आकर निक को लगती है और वो वहीं मारा जाता है। ये गोली लिबी ने निक को मारी थी। आगे क्राइम सीन पर लोकल पुलिस भी आ चुकी थी और ट्रेविस को एम्बुलेंस में बिठाकर ले जाया जा रहा था। आगे ट्रेविस और लिबी सेंट अल्बन स्कूल में जाते हैं और लिबी वहां जाकर खेल रहे बच्चों में से मैटी को ढूंढने लगती है। लिबी को खेल रहे बच्चों में से एक बच्चा दिखाई देता है जो उसे मैटी की तरह ही दिखाई दे रहा था। गेम खत्म होने के बाद लिबी मैटी को आवाज लगाती है और मैटी पलटकर अपनी मॉम को देखता है। लिबी को डर लग रहा था कि मैटी उसे पहचान पाएगा भी कि नहीं, क्योंकि जब वो उसे छोड़कर गई थी तब मैटी बहुत ही छोटा था। पर मैटी अपनी मॉम को पहचान जाता है और वो दोनों गले लग जाते हैं और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।